नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के दोनों सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कल शीतकालीन सत्र के निर्धारित अवधि से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 4 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र आज 22 तारीख को समाप्त होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन में 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश भी किए गए। स्पीकर के अनुसार लोकसभा की कार्यवाही 74% कामयाब रही। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन ने महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक शामिल हैं। गुरुवार को लोकसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष की समिति की सिफारिश पर होगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी उम्मीदवारों के नाम देगी। वहीं उच्च सदन राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। नया कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 की जगह लेगा। राज्यसभा ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए लाए गए भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। उच्च सदन में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने न केवल इन पुराने कानूनों का नाम बदला है, बल्कि नए विधेयक सजा देने के बजाय न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। हिट एंड रन मामलों में 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना भारत के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जन सेवा तथा कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। इन विधेयकों को सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे हमारी न्याय, नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक विज्ञान पर बल दिया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य नेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों, शिक्षाविदों के लिए राष्ट्रपति निलयम में एक एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगे। अपने तेलंगाना के दौरे के बाद राष्ट्रपति कल राजस्थान के पोखरण में लाइव फायरिंग अभ्यास देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फिर वे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। गृह मंत्री चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CCET में करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ कई सेवाओं का शुभारंभ भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में असम इस बार थीम पार्टनर स्टेट है। असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए असम पवेलियन बनाया गया है। असम सरकार की तरफ से पवेलियन में 15 स्टॉल लगाए गए हैं और लगभग 200 कलाकार इस दौरान अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को दी गई मौत की सजा के विरुद्ध कोर्ट ऑफ अपील में याचिका दायर की गई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में नई दिल्ली में बताया कि कतर की कोर्ट ऑफ अपील में 3 सुनवाई हो चुकी है और दोहा में भारतीय राजदूत को सभी 8 कर्मियों से मुलाकात की सुविधा दी गई। प्रेस वार्ता में पाकिस्तान सेना प्रमुख के अमेरिकी दौरे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। चरमपंथी तत्वों पर कार्रवाई करने की उम्मीद जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद और सीमा पार हमलों के लिए पाकिस्तान के समर्थन को लेकर भारत की चिंता जग जाहिर है। कनाडा के मुद्दे पर बागची ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कनाडा अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग करने वाले उग्रवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा में उग्रवादियों, आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों को दी गई आज़ादी एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विधायक किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देव भाजपा नेता अरुण साव का स्थान लेंगे, जो हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। मेरा युवा भारत पोर्टल पर युवाओं का पंजीकरण 26 लाख को पार कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर युवाओं के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया था। यह पोर्टल युवाओं को व्यापार, सरकारी विभागों और अलाभकारी संगठनों में विभिन्न कार्यक्रमों और सीखने के अवसरों के साथ जोड़ता है। इसका लक्ष्य युवाओं को स्थानीय समुदाय के मुद्दों की गहन जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे उनका रचनात्मक समाधान करने में मदद कर सकें। दिल्ली में जेपी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के 30 विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। अपने संबोधन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, लोकनायक जयप्रकाश का देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है और जेपी गांधीवादी भारत के निर्माण के पक्षधर थे। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। 14 दिसंबर को अपराह्न माल्टा के जहाज एमवी रुएन पर मध्य अरब सागर में समुद्री डकैत के बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक और स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत तैनात किया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि आने जाने पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं मास्क को अभी आवश्यक नहीं किया जाएगा। बीते 2 सप्ताह में कोरोना से 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें उनको पहले से ही गंभीर बीमारी थी। तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के संबंध में चेतावनी देते हुए एक सलाह भी जारी की है। इससे पहले राज्य में इस नए विषाणु का कोई भी मामला सामने नहीं आया था। अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की निगरानी करने, उनके परीक्षण करने, उन्हें अलग वार्ड में रखने, मास्क पहनने और इलाज की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि सरकार इससे निपटने में पूरी तरह से समर्थ है। उचित दिशा निर्देशों का पालन करके इसे कम किया जा सकता है। कई राज्यों में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट के नए मामले सामने आने के बाद देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड और अन्य व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने कल 7 उड़ानें भरी और श्री वैकुंठम सहित तमिलनाडु के दुर्गम बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3.2 टन राहत सामग्री गिराई। तिरुनेलवेली जिला प्रशासन ने जिले में बाढ़ की स्थिति के दौरान एहतियात के तौर पर लगभग 696 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया। पिछले 2 दिनों में विभिन्न अस्पतालों में 142 महिलाओं को भर्ती कराया गया। आतंकवाद निरोधी दस्ते को सूचना मिली कि 2 बांग्लादेशी नागरिक नवी मुंबई क्षेत्र के कामोठे गांव इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं। एटीएस को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए कामोठे पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। राजधानी में प्रदूषण से 2 दिन थोड़ी राहत के बाद बृहस्पतिवार को प्रदूषण स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता एक बार फिर 300 के पार पहुंच गया। आज सुबह दिल्ली में AQI 450 दर्ज किया गया। इस वजह से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी।
राष्ट्रीय राजधानी में रात के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती ठंड के बीच लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने रात में यात्रा करने वाले भारी वाहनों के चालकों को मुफ्त चाय देने की पहल की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर वन्यजीव विभाग द्वारा एक तेंदुए के शावक को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में भव्य लेजर और लाइटिंग शो का आयोजन किया गया। देश और दुनिया में क्रिसमस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में कोलकाता की पार्क स्ट्रीट को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की कमी बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिन के वेरिएबल रेट रेपो VRR नीलामी की घोषणा की है, जो आज होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नकदी की मौजूदा और आने वाली स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का कृषि निर्यात पिछले साल के स्तर पर बना रह सकता है। कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बावजूद कृषि निर्यात पिछले साल के स्तर $53 अरब तक पहुंच सकता है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय से संबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन पर परामर्श समिति की बैठक में कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों CPSE ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक अपनी कुल खरीद का 34.63% सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों से खरीदा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के ऑडिट में करोड़ों रुपयों की भारी अनियमितताएं और अवैध हस्तांतरण का पता लगाया है। विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट के दौरान फर्जी लाभार्थियों को 1.17 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का गलत तरीके से वितरण, मृत व्यक्तियों को पेंशन और पुरुष लाभार्थियों को विधवा पेंशन प्रदान करने के मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की शुरुआत 6,835 परियोजनाओं के साथ हुई थी और वर्ष 2020 से 25 के बीच इसका विस्तार 108.88 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 9,288 परियोजनाओं तक हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट करते हुए कहा कि NIP में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों में 100 करोड़ रुपए से अधिक की नई एवं पुरानी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने 2 करोड़ स्मार्ट मीटर को इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से जोड़ने के लिए इंटेल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस परियोजना का क्रियान्वयन अगले 10 साल में पूरा होने का अनुमान है। ई-कॉमर्स मंच एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड ने मियाद पूरी कर चुके वाहनों ELV को कबाड़ में बदलने वाली इकाइयों के लिए एक समर्पित मंच शुरू करने की घोषणा की है। एम जंक्शन टाटा स्टील और सेल का संयुक्त उपक्रम JV है। गुजरात की एक श्रम अदालत ने गुजरात फैक्ट्री नियम 1963 का उल्लंघन करने पर हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के एक कारखाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड बिजली प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक कंपनी हिताची एनर्जी की भारतीय इकाई है। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को 10 साल के भीतर 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता MPS हासिल करने की छूट दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने दी है ये जानकारी।
मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए वी अनंत नागेश्वरन ने वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की गणना पद्धतियों को काफी हद तक विकासशील देशों के खिलाफ बताते हुए कहा कि रेटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। वी अनंत नागेश्वरन ने वरिष्ठ सलाहकार राजीव मिश्रा के साथ लिखे एक लेख में वैश्विक रेटिंग एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सॉवरेन रेटिंग से जुड़ी प्रक्रियागत खामियों की वजह से वैश्विक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य परिणाम आ जाते हैं। भारतीय जूट निगम ने एक ऐप की पेशकश की जो किसानों को बेहतरीन जूट की खेती और अधिकतम आय अर्जन से संबंधित विभिन्न मसलों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। कपड़ा मंत्रालय की सचिव रचना शाह ने इस पाठ मित्रों ऐप को किया पेश। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना तब तक लड़ती रहेगी जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता। इजरायली पीएम ने हमास के आतंकियों से बंधकों की रिहाई को भी अपनी प्राथमिकता बताया। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से कहा कि गाजा के खिलाफ इजराइल के लगातार हमले से क्षेत्र पर भयावह परिणाम होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया के देशों को गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान को समाप्त करने के लिए उस पर दबाव डालना चाहिए और क्षेत्र में लगभग 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को आवश्यक सहायता पहुंचाने में आ रही बाधा को दूर करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक निकाय की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा की 2.3 मिलियन आबादी भूख के संकट का सामना कर रही है और अकाल का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि देश के सबसे बड़े शहर टोरंटो को अधिक आवास बनाने और आश्रय संकट को कम करने के लिए उनकी सरकार 354 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगी। ट्रूडो ने कहा कि यह पैसा टोरंटो को अगले 3 वर्षों में दिया जाएगा। इससे लगभग 12,000 नई आवास इकाइयों को तेजी से बनाने में मदद मिलेगी। कनाडा की सरकार ने हाल के हफ्तों में देश भर में इसी तरह की कई घोषणाएं की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है और कारें तूफान और बढ़े हुए जलस्तर के कारण शहर से निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारी बारिश के कारण ऑक्सनॉट शहर में अस्थायी रूप से सड़कें बंद हो गईं और दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा काउंटी के दूसरे हिस्सों से लोगों को निकालना पड़ा। बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में स्थित चार्ल्स यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई है। बंदूकधारी भी मारा गया है। हमले के दौरान यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को कमरे में ही रहने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स के अनुसार उन्होंने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया था। क्रिसमस की छुट्टियों के पहले कल से अकादमिक सेमेस्टर समाप्त होने वाला था। चेक पुलिस का कहना है कि हमलावर यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट था। इस घटना का किसी अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी कार्रवाई से संबंध नहीं है। पुलिस के अनुसार बंदूकधारी की उम्र 24 साल थी और वो प्राग से 21 किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला था। घटना से पहले संदिग्ध के पिता का शव दिन में ही बरामद हुआ था। नॉर्वेजियन क्रूज जहाज एमएस मॉड की उत्तरी सागर में एक तेज लहर के कारण उसकी खिड़कियां टूट जाने के बाद बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। इस कारण जहाज को नेविगेट करने की क्षमता खोनी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार क्रूज जहाज के 266 यात्री और 131 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। स्थिति नियंत्रण में है और अधिकारियों का लक्ष्य जहाज को जल्द डेनिश बंदरगाह तक पहुंचाना है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के आर्थिक संकट के लिए सैन्य व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हमारे आसपास के देश चांद पर पहुंच गए हैं लेकिन पाकिस्तान जमीन से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाले पीएमएल-एन सहित प्रमुख पाकिस्तानी राजनीतिक दलों ने आगामी 8 फरवरी के आम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय बढ़ाने की मांग की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो में तमिल राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की और देश के उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में लोगों के लिए भूमि अधिकार के प्रावधान और पुनर्वास तथा सुलह से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन समेत महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की।
और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लंदन में एक काउंसिल हाउसिंग ब्लॉक का नाम भारतीय मूल की ब्रिटिश जासूस और टीपू सुल्तान की वंशज नूर इनायत खान के नाम पर रखा गया है। हाउसिंग ब्लॉक का नाम नूर इनायत खान के नाम पर रखने के लिए मतदान कराया गया था। पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के संगठनात्मक चुनाव और चुनाव चिन्ह आवंटन मामले पर फैसला करने का आदेश दिया है। PHC ने सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए कहा कि PTI के आंतरिक चुनाव पर विवाद पहले ही पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ECP द्वारा विस्तार से सुना जा चुका है और उसने भी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम में शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, टोक्यो ओलंपियन फेंसर भवानी देवी, स्क्वैश स्टार जोशना चिनप्पा भी शामिल होंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में होना है, जिसके मुकाबले चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल के आखिरी वनडे सीरीज का अंत जीत के साथ किया है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में को 78 रन से अपने नाम कर लिया। जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम करते हुए साल का आखिरी वनडे अपने नाम कर लिया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर 5 गेंद में 218 रन पर सिमट गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 108 रन की पारी में 114 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के जड़े। वहीं अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर तीसरे वनडे के दौरान टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे विकेटकीपर बन गए। 16 साल पहले पूर्व क्रिकेटर MS धोनी ने इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 98 रन के आगे खेलने उतरेगी। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 1 विकेट खोकर 98 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 219 रन पर सिमट गई। भारत की महिला हॉकी टीम ने वैलेंसिया में खेले गए 5 देशों के टूर्नामेंट में आयरलैंड के खिलाफ 2-1 से जीत के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। आयरलैंड के खिलाफ मैच में भारत के लिए दीपिका ने चौथे मिनट में ही होल करके टीम को बढ़त दिला दी। भारत के लिए दूसरा गोल संगीता ने किया। आयरलैंड की ओर से एकमात्र गोल कप्तान कैथरीन मुलान ने किया। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए 24 भाषाओं में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 12 मार्च 2024 को कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में विजेता पुरस्कृत किए जाएंगे। रिलीजिंग के पहले ही दिन शाहरुख खान की फिल्म डंकी लीक हो गई। फिल्म के पहले शो के दौरान ही इसकी शुरुआती 50 मिनट का हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 की कमान आमिर खान ने संभाल ली है। आमिर खान की प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए आमिर हर किरदार को काफी जांचने परखने के बाद ही हरी झंडी दे रहे हैं। अधिविशेष और श्रुति हासन की आगामी फिल्म डकैत का टीजर जारी हो गया है। इमोशन, ड्रामा और एक्शन से भरपूर इस टीजर में दोनों ही कलाकार पूर्व प्रेमी के तौर पर नजर आ रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।